अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। रिसेंटली इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 7 कंपनीज या 7 फर्म्स को ऑन बोर्ड लिया एएमसी एयरक्राफ्ट के लिए, जिसे एडवांस्ड मीडियम रेंज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अब इसके लिए जो 7 कंपनीज ने अपनी बिड्स दी, या आप कह लें कि जिन 7 कंपनीज ने इस पूरी बिड में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और ये 3 कंपनीज है टाटा एडवांस सिस्टम्स, देन लार्सन एंड टर्बो, थर्ड है भारत फोर्ज। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को पहली दफा किसी एयरफोर्स के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा स्टेप इंडिया की तरफ से लिया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्रेडिबिलिटी इससे कितनी खराब हुई है, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड इतनी बड़ी जो फर्म थी उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेस्टेप जैसे जो अदारे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है और कितना बड़ा चांस है, खास तौर पर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को लेकर, कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसमें ये फर्म्स पाकिस्तान की हिस्सा ले रही हैं या पार्टिसिपेट कर रही हैं, या जिन प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टली पाकिस्तानी फर्म्स के साथ ताल्लुक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 कंपनीज जो इंडिया ने शॉर्टलिस्ट की हैं, जिन पर अभी मजीद बातचीत होगी, मजीद डायलॉग्स के बाद इनमें से 1 या 2 फर्म्स को एएमसीए एयरक्राफ्ट की बिड दी जाएगी और वो कंपनी फिर एएमसीए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडिया का तैयार करेगी। एएमसीए को लेकर इंडियन एयरफोर्स की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स इंडिया की ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि एआई ड्रिवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो जिसमें एआई का यूज हो, एआई सॉफ्टवेयर्स हो, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम उसका अच्छा हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि लिमिटेड हद तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली काबिलियत भी उससे पाकिस्तान को या इंडिया को मिले। इसके साथ साथ जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर एक और रिक्वायरमेंट है वो है 25 टन या 25 टन प्लस का एयरक्राफ्ट हो या उसी के अराउंड उसकी कैटेगरी हो, ट्विन इंजन हो, सुपर क्रूज की कैपेबिलिटीज हो। इसमें सुपर क्रूज में ये होता है कि एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पर चला जाता है बगैर आफ्टर बर्नर को इंगेज किए, क्योंकि जब आप आफ्टर बर्नर यूज करते हुए सुपरसोनिक स्पीड अचीव करते हैं तो आपका कॉम्बैट रेडियस आधा रह जाता है। तो स्पीड तो आप गेन कर लेते हैं लेकिन रेंज आपकी कम हो जाती है, तो वो एक नुकसान जरूर होता है। इसके साथ साथ इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी 1500 किलोग्राम या उससे कुछ ज्यादा हो। ओवरऑल जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो 5500 किलोग्राम से ज्यादा हो। अगर अब पाकिस्तानी साइड पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना की सूरत में एक स्ट्रेटेजिक एलाई मौजूद है जो इजीली पाकिस्तान को J-35 दे रहा है, और साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान पहला वो मुल्क होगा जिसके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हालत में आ जाएंगे। और अगर इवन इस चीज को हम मुस्लिम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो पाकिस्तान पहला मुस्लिम कंट्री होगा जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज करेगा। लेकिन J-35 को ले लेना सबसे आम चीज नहीं है। J-35 को ले लेने के बाद जो सबसे अहम चीज होगी कि इसकी एमआरओ फैसिलिटी पाकिस्तान में होगी कंप्लीटली, इसकी ओवरहॉलिंग, इसकी मेंटेनेंस कंप्लीटली पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तानी इंजीनियर्स करेंगे। इवन अगर आपने कोई वेपन सिस्टम इस पर इंटीग्रेट करना है तो वो तमाम प्रोसेस भी आप पाकिस्तान में कर सकेंगे। इस एमआरओ फैसिलिटी में जो 2 बड़े स्टेक होल्डर्स अभी नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेस्टेप। ये चीज इन 2 फर्म्स के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और इससे जो पाकिस्तान सीखेगा वो हमें पीएफएक्स एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को हम वैसे ही डिजाइन करें या डेवलप करें जैसे हमने GF-17 थंडर को किया था, कि चाइना के साथ कंप्लीटली हम मर्ज करेंगे या उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और एक पाकिस्तान चाइनीज पीएफएक्स एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया वाली साइड पर चले जाएं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ऑलरेडी तेजस MK-1A को लेकर कई सालों से डिले कर रही है। फिर तेजस MK-2 एयरक्राफ्ट जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2021 में पहले कही जाती थी, फिर 2024, 2025 तमाम चीजें बस डिले होती हैं ये। और अब तेजस MK-2 को लेकर भी बात चल रही है कि शायद 2026 के एंड में या 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो, लेकिन वो भी कोई पॉसिबल नजर नहीं आ रहा अभी तक की सिचुएशन को देखा जाए। तो इस दफा क्या किया गया है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इस पूरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट से पिक आउट कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है इंडिया के लिए भी, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, कि जो उनका स्टेट ओन फर्म है जिन पर जिम्मेदारी है फाइटर जेट्स बनाने की, नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की, वो इस काबिल नहीं है या इंडियन एयरफोर्स उसे इस काबिल नहीं समझती कि एएमसी एयरक्राफ्ट की बिड उन्हें दी जाए। उसकी निस्बत जो मोदी जी के बहुत करीबी फ्रेंड है टाटा एडवांस सिस्टम्स, वो इस वक्त फाइनलाइज किया गया है, उनकी कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब टाटा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी DRDO के साथ मिलकर या भारत फोर्ज के साथ मिलकर ट्रक माउंटेड आर्टिलरी को डेवलप कर रही है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के मल्टीपल यूनिट्स को ये डेवलप करते हैं, इनकी अपग्रेडेशन का काम भी टाटा इंडस्ट्रीज कर रही है। फिर उसके साथ
साथ मल्टीपल इंडियन आर्मी के व्हीकल्स और दूसरे सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। इसी तरह लार्सन एंड टर्बो की बात कर लें तो जोरावर टैंक ये डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद BVS-10 सिंधु ऑल टेरेन व्हीकल ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं BAE सिस्टम से लेकर, यानी कि जो एक ब्रिटिश कंपनी है। मेल UCAV की प्रोडक्शन में भी इस वक्त ही इन्वॉल्व है। इसी तरह लार्सन एंड टर्बो इंडियन नेवी के कई प्रोजेक्ट्स में भी इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है। देन भारत फोर्ज की बात कर लें तो इंडियन आर्मी जो आर्टिलरी सिस्टम्स यूज करती हैं, जैसा कि मैंने DRDO के 155 mm और 52 mm कैलिबर की हाउविट्जर्स की बात की, तो वो टाटा इंडस्ट्रीज और भारत फोर्ज मिलकर बना रहे हैं। फिर इसके बाद भारत 52 टोर्ट हाउविट्जर है, ये भी इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम है जो इंडिया के लिए डेवलप किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी की दूसरी लार्ज और मीडियम कैलिबर की हाउविट्जर्स को भारत फोर्ज बनाती है। अब इन तीन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन तीनों कंपनीज का कोई डायरेक्ट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तीनों कंट्रीज मोर देन 80% या 70% तक जो काम करती हैं वो लैंड फोर्सेस के लिए करती हैं। अगर लार्सन एंड टर्बो की बात की जाए तो वो इंडियन नेवी के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को रन करती है या उनके लिए वेपन सिस्टम्स की डेवलपमेंट में काम करती है। अब इन तीन कंपनीज में से लेट्स सपोज हम एक कंपनी ले लें या दो कंपनीज ले लें, उन्हें एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट अब डायरेक्टली दे देते हैं। वो किस तरह एक पूरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिजाइन करेंगे, उसके इंटरनल सब सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, किस तरह इवन उसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह बनाएंगे, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आपने इंटीग्रेशन का सबसे अहम ख्याल रखना होता है, डाटा सिंक्रोनाइजेशन का ख्याल रखना है कि जो पायलट है उसे कॉकपिट में जो पैनोरामा नजर आ रहा है, ये जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, बड़ी सारी स्क्रीन है, उस पर ही तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई से नजर आए, उसे इधर उधर मुख्तलिफ गेजेस को ना देखना पड़े पुराने एयरक्राफ्ट की तरह। ये तमाम चीजें डेवलप करना कहने को जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इवन पाकिस्तान को भी GF-17 थंडर की कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी एवियोनिक्स या इसके सॉफ्टवेयर पर मास्टरी हासिल करने में 2007 से लेकर 2016-17 तक का टाइम लगा था और ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने चाइना से सीखी थी। उसके बाद जाके आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की प्रोडक्शन फैसिलिटीज कितनी बेहतरीन चल रही हैं या उसमें किन किन चीजों को डेवलप किया जा रहा है। उसी से फिर पाकिस्तान ने सीखते हुए आगे नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेट किया, जिसे नेस्टैप कहा जाता है। अब इस वक्त नेस्टैप, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मिलकर PFX एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेस्टैप इंगेज्ड हैं कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी, जिसमें पाकिस्तान के मल्टीपल इंजीनियर्स तुर्की में मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान ने मल्टीपल लॉइटरिंग म्यूनिशंस को खुद डेवलप किया है, कुछ को तुर्की के साथ मिलकर डेवलप किया है, और पाकिस्तान में अब रिसेंटली आहिस्ता आहिस्ता डिफेंस के डोमेन में प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं। लेकिन ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने बहुत कम बजट में रहते हुए की हैं। अब जाहिर बात है, जब बहुत कम बजट होता है तो उसमें बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं, बहुत सी रिस्ट्रेंट्स भी होती हैं, और कई जगह पर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ती है। यही वजह है कि 2017 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को, उस वक्त जो सोचा गया था प्रोजेक्ट अज़म, उसे कैंसिल किया गया, उसे एक नई शेप में दोबारा से रीलॉन्च किया गया, और फिर बहुत कम टाइम में पाकिस्तान ने मेल UCAVs को भी बनाया और अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान बनाने जा रहा है। और मैं लिख के देने को तैयार हूं कि इंशाअल्लाह उल अजीज PFX एयरक्राफ्ट इंडिया के EMCA से पहले बन चुका होगा। लेकिन EMCA के लिए ये जो तीन कंपनीज शॉर्टलिस्ट की गई हैं, ये क्या गवर्नमेंट अपने पैसे शैसे खाने के चक्कर में है, या इंडियन एयरफोर्स किसी नई नौटंकी में लगी हुई है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को साइडलाइन करके इन तीन कंपनीज को आगे लेकर आओ। अल्टीमेटली EMCA फिर डिले होगा, फिर एक नई ब्लेम गेम शुरू होगी और अंदर खाते जो प्रोजेक्ट का पैसा है वो जाएगा ऊपर वालों की जेब में। बट अभी तो ये तमाम सिचुएशन डेवलपिंग फेजेस में है। इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम आपको उस पर भी आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।